हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम देखने वाले हैं ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। यह पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने मगध का उदय इससे संबंधित 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था नंद वंश के बारे में। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो वहीं पे मैंने बताया था कि नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश के उदय के बीच में 2 विदेशी आक्रमण हुए। भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए, पहला ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। तो आज हम इन्हीं 2 आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण में पहले आक्रमण ईरानी आक्रमण के बारे में हम देखेंगे। ईरानी आक्रमण में जिस शासक ने भारत पर आक्रमण किया वह हखमनी वंश का शासक था, जिसका नाम साइरस द्वितीय था। इसमें हम आगे भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जान लें कि आखिरकार भारत में विदेशी आक्रमणकारी क्यों आए और ईरानी आक्रमण भारत में क्यों हुआ। तो देखेंगे भारतीय क्षेत्रों में ईरानी आक्रमण के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरानी शासक का पश्चिम में अपना साम्राज्य विस्तार करना। जो ईरानी शासक थे वह अपना साम्राज्य विस्तार पश्चिम में करने वाले थे। पश्चिम में अपना साम्राज्य विस्तार करते करते वह भारत के पश्चिमोत्तर राज्य तक आ गए थे। जैसे कि भारत का आप मैप देखिएगा तो इसमें जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भारत का, जो ये पश्चिमोत्तर जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये वाला हिस्सा भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा कहलाता है। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां विदेशी आक्रमणकारियों का यह प्रमुख कारण बन जाता है कि जो भारत में एक केंद्रीय सत्ता का विकास नहीं हो पाया। सभी राज्य अलग अलग आपस में लड़ते रहते थे, जिससे भारत की जो शासन व्यवस्था थी वह केंद्रीकृत नहीं हो पाई और यही विदेशी आक्रमणकारी इसी का फायदा उठाते हुए भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आक्रमण करते थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वह काफ़ी कमज़ोर थी। ठीक है, इसीलिए अधिकांश जो भारत पर आक्रमण हुए हैं वह आक्रमणकारी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ही भारत में आक्रमण करते थे। तो चलिए देखते हैं हम इन शासकों के बारे में। साइरस द्वितीय, जिसका शासनकाल 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक रहा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया और भारत पर प्रथम आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया, जो हखमनी वंश का संस्थापक था। और यह आक्रमण जो साइरस द्वितीय ने किया वह असफल रहा। भारत पर यह आक्रमण सफल नहीं हो सका। बढ़ते हैं आगे। इसी हखमनी वंश का जो अगला शासक होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख ले कि साइरस द्वितीय जो था, जिसका भारत पर आक्रमण असफल रहा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था, तो साइरस द्वितीय। और जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था, तो वहाँ पे होता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, साइरस द्वितीय की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। आगे हम देखेंगे साइरस द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ यह कैम्बिसीज द्वितीय हुआ। कैम्बिसीज द्वितीय का शासनकाल 529 बीसी से 522
ईसा पूर्व तक रहा, जैसे 529 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व तक रहा। कैम्बिसीज द्वितीय साइरस द्वितीय का पुत्र एवं हखमनी वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ। आगे देखते हैं, यह कैम्बिसीज द्वितीय जो था, यह अपना साम्राज्य विस्तार भारत की तरफ नहीं कर पाया, यह केवल गृह युद्धों में ही फंस कर रह गया। गृह युद्ध का अर्थ है कि वह अपने आसपास के जो ईरान के जो आसपास के जो क्षेत्र थे, उसी क्षेत्र में यह युद्ध करता रह गया, यह भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। आगे हम देखेंगे, इसके बाद आया डेरियस प्रथम, या इसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसका शासनकाल 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक रहा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया। यही मैंने बताया कि जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो साइरस द्वितीय, ठीक। लेकिन भारत पर प्रथम सफल आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था, तो उस समय हो जाएगा डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। यह 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। जब मैंने महाजन पद पढ़ाया था, उस समय बताया था कि गंधार भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित एक महाजन पद है, जो वर्तमान समय में मैंने बताया था कि वर्तमान समय में गंधार और कंबोज दो ऐसे महाजन पद हैं जो भारत में स्थित नहीं हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। आप यदि वह महाजन पद का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या फिर इन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं आगे। डेरियस प्रथम ने कंबोज और गंधार पर अधिकार कर लिया तथा भारत का पश्चिमोत्तर भाग डेरियस प्रथम ने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया। डेरियस प्रथम जो था, इससे पहले उसके साम्राज्य का 19 प्रांत वह जीत चुका था, और जब उसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग का जब 2 महाजन पद कंबोज और गंधार जीत लिया, तो उन क्षेत्रों को वह अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित कर दिया, और इस 20वें प्रांत से उसे 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति होती थी, जो ईरान की कुल उस जो 19 प्रांत थे, उन 19 प्रांत से प्राप्त होने वाले कुल स्वर्ण मुद्रा की केवल कुल 1/3 जो हिस्सा था, वह केवल 20वें प्रांत से उसे प्राप्त होता था। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग से डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति होती थी। ठीक है, अब देखेंगे कि ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भारत का व्यापार जो है ईरान के साथ भी होने लगा तथा भारत और ईरान की आर्थिक मजबूती बढ़ी। जब जाहिर सी बात है कि जब दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक सुधरेगी। भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। खरोष्टी लिपि का जन्म ईरान के अरमाइक लिपि से हुई थी। खरोष्टी लिपि का जो जन्म था वह ईरान के अरमाइक लिपि से हुआ था। खरोष्टी लिपि यह दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है, दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। जैसे कि आम शब्दों में कहें, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना दाईं से बाईं की तरफ, ठीक उसी प्रकार खरोष्टी लिपि जो है, इस खरोष्टी लिपि में दाईं से बाईं की तरफ लिखा जाता है। और अगला प्रभाव देखेंगे हम, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। इसका अर्थ है कि अभिलेख लिखने की या फिर अभिलेख लिखवाने की जो प्रथा थी यह प्रारंभ हुई। इसी से देखेंगे हम कि जब आगे मौर्य वंश के एक शासक होते हैं अशोक, तो अशोक के जितने भी शिलालेख थे उन्होंने उस शिलालेखों में, अपने अभिलेखों में जितने भी शब्द लिखवाए हैं या फिर उन सभी में कहीं ना कहीं खरोष्टी लिपि का भी उपयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ईरानी आक्रमण समाप्त होता है। ईरानी आक्रमण भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण था। इसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में हम सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर के बारे में देखेंगे, जो सिकंदर विश्व विजेता बनने के उपलक्ष्य से
यूनान से निकला था। तो आइए शुरू करते हैं। यूनानी आक्रमण। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप सिकंदर के पिता का नाम था। फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में हो जाती है। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो 329 ईसा पूर्व में, जब फिलिप द्वितीय की हत्या 329 ईसा पूर्व में होती है, तभी सिकंदर 329 ईसा पूर्व में ही मकदूनिया का शासक बनता है। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। इस अल्प आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर का एक और नाम है जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसोडोन यूनान में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था तथा माता का नाम ओलंपियस। और आगे देखेंगे, सिकंदर की जो मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब सिकंदर ब्यास नदी के तट से लौटता है तो 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजेता बनने के लक्ष्य से 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आया था। हिंदू कुश पर्वत, यह पर्वत वर्तमान समय में हम कहें तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। हिमालय पर्वत का जो विस्तार हुआ है, तो हिमालय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिमालय की दो चोटियाँ एक पाकिस्तान में चली गई हैं और एक अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो हिमालय का जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को पाकिस्तान में हम सुलेमान के नाम से जानते हैं, और वहीं हिमालय की जो दूसरी पहाड़ी है जो अफगानिस्तान में है, उसे हम हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो सिकंदर हिमालय को पार करके भारत आया था, जिसे हिमालय की जो एक पहाड़ी है जो अफगानिस्तान में पड़ती है उसे ही हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। आगे देखेंगे, तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर सिकंदर का सहयोग दिया। मैंने बताया था कि गंधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा का प्रथम केंद्र हुआ करती थी और वहाँ का जो शासक था आम्भी, वह सिकंदर के डर से आत्मसमर्पण कर देता है और विश्व विजेता बनने के उपलक्ष्य में भारत में सिकंदर का सहयोग करता है। उसके बाद जब सिकंदर ब्यास नदी के तट तक आता है, तब सिकंदर का युद्ध पंजाब के शासक पोरस, या इनका नाम पुरु भी है, के साथ झेलम नदी के तट पे होता है। तो इस युद्ध को हम झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं, जिसमें राजा पोरस की पराजय होती है। इस युद्ध में राजा पोरस पराजय होते हैं। हालांकि सिकंदर राजा पोरस से प्रभावित होकर उनका जो राज्य था वह सिकंदर राजा पोरस को लौटा देता है। आगे देखेंगे, सिकंदर की जो सेना थी वह ब्यास नदी पार नहीं कर रही थी। सिकंदर की सेना कुल 19 माह तक भारत में रुकी और 325 ईसा पूर्व में वापस लौट गई। जब सिकंदर 325 ईसा पूर्व में वापस लौटा तो उससे पहले उसने 2 नगर की स्थापना की थी। ब्यास नदी के तट पे जब वह रुका था तब उसने 2 नगर की स्थापना की थी, निकैया और बऊ-केफला। बऊ-केफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का भी नाम था। बऊ-केफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था। उसकी याद में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बऊ-केफला नामक नगर की स्थापना की थी। और जब सिकंदर 325 ईसा पूर्व में वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, एक स्थल सेना और एक जल सेना। स्थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया
तथा जल सेना का नेतृत्व निरियाकस ने किया। आगे हम देखेंगे कि जल सेनापति, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल सेना जो पति है वह निरियाकस है। तो वहीं वापस लौटने के क्रम में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था, एक स्थल सेना और दूसरा जल सेना। स्थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर कर रहा था और जल सेना का नेतृत्व निरियाकस कर रहा था। आगे देखेंगे प्रधान सेनापति, सिकंदर का प्रधान सेनापति जो था वह सेल्यूकस निकेटर था। भारत से जब सिकंदर वापस लौट रहे थे तब उन्होंने जो जितना भी भारतीय क्षेत्र अपने अधिकार में लिया था उन सभी को सेल्यूकस निकेटर के अधिकार में दे देते हैं। प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भारतीय क्षेत्र का अधिकारी बना दिया और तब वह भारत से वापस लौट गए। लौटने के क्रम में ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे कि यूनानी आक्रमण जो हुए उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर का भारत पर राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा रहा जबकि व्यापारिक प्रभाव कम रहा। ऐसा इसलिए कि सिकंदर भारत पर किसी व्यापारिक लाभ के लिए आक्रमण नहीं कर रहे थे। सिकंदर का मकसद विश्व विजेता बनने का था, इसीलिए उसने व्यापारिक प्रभाव भारत पे उतना अधिक नहीं जमाया। उसने भारत पर केवल राजनीतिक प्रभाव ही ज़्यादा रखा। आगे देखेंगे हम भारत में गांधार शैली का विकास जो हुआ वह यूनानी सभ्यता की देन है। भारत में लेखयुक्त या सांचा में ढाला गया मुद्रा का प्रचलन जो प्रारंभ हुआ वह यूनानी सभ्यता की ही देन है। भारत में ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या का विकास भी यूनानी सभ्यता की ही देन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।